ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। हमने इसका मीनिंग पढ़ा था जी। if other things remaining constant, if other things remaining constant, remaining constant, इसको लैटिन वर्ड में सेटेरिस पेरिबस भी बोलते हैं। कितनी बार क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है, सेटेरिस पेरिबस, ओके। कॉमा there is inverse या negative, there is inverse relationship between price of a product and quantity demanded, So, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर अन्य बातें समान रहें, है ना, अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, so there is a negative relationship between प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी वस्तु का प्राइस और उसका डिमांड। हाँ जी बिल्कुल, इसको हमने काफी सारे एग्जांपल से देखा था। फॉर एग्जांपल, अब नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़कर, इस साइड प्राइस है और इस साइड क्वांटिटी है, अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो जाती है तो उसकी डिमांड 100 यूनिट से घटकर 80 यूनिट हो जाएगी, है ना। आपने इसमें देखा कि जब प्राइस बढ़ रही है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस की कीमत जब बढ़ रही है तो जो इसकी डिमांड है वो डिक्लाइन हो जा रही है ना, डिमांड इसकी घट जा रही है। ठीक है, तो इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसको हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लॉ ऑफ डिमांड का एक डायग्राम बनाते हैं। सो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो आप? क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, इसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, एंड वाई एक्सिस पे लेते हो प्राइस, इसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। अब मान लो किसी कमोडिटी, जो हमने एग्जांपल लिया, किसी कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज था, तो उस पे उसकी जो डिमांड थी वो डिमांड थी आपकी 100 यूनिट्स। अब क्या हुआ, अगर इसकी कीमत बढ़ के 6 रुपए हो जाए, अगर कीमत में क्या हो, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, अगर कीमतें बढ़ जाएं, अगर प्राइस में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो इसकी डिमांड पहले से घटकर 100 से घटकर कितनी हो जाएगी, 80 या 70, जो भी हमने एग्जांपल लिया। हाँ जी, यानी जो डिमांड कर्व है वो कैसा है आपका, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसीलिए डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व। ओके, तो ये आपका होता है लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा मैं और बाइफरकेट करूंगा, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और आपको फिर से पिछले टॉपिक का फटाफट मैं आपको याद दिलाता हूं। पिछले टॉपिक में आपको मैंने समझाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, है ना। फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को, हाँ जी, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, हिंदी में बोलते हैं इसको मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ये मैंने समझाया था, इसी से मैं दोबारा रिलेट करके आपको ये पूरा टॉपिक कराऊंगा। प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स पढ़ाया था। हाँ जी, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई, और भी कुछ फैक्टर्स थे, फिलहाल मैं मान लो इतना ही लिख रहा हूं अभी। ठीक है, इसको हमने निमोनिक्स में नाम दे दिया था पक्सपरिटे, या जो भी आप इसको बोलो, पी एक्स पी आर वाई टी ई। इसमें क्या था, इसमें ध्यान से देखना, इसमें पीएक्स का मतलब क्या था, इसमें पीएक्स का मतलब था प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। किसी वस्तु का, मान लो एक्स वस्तु है, जूता चप्पल या फिर
सेल फोन की जगह हमने एक्स वस्तु मान लिया, सो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमत, ये हो गया पी एक्स। ठीक है। सेकंड पी आर का मतलब क्या है, प्राइस का इसका मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और आपको अच्छी तरह याद होगा रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वेरी गुड, सो देयर इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है माजा एंड स्लाइस या टी एंड कॉफी, माजा एंड स्लाइस या टी एंड कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल या इंक एंड पेन। अब मैंने इसका आपको लास्ट क्लास में रिलेशन भी समझाया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा फटाफट 2 मिनट में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा है थर्ड पॉइंट था वाई, वाई मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर, वाई फॉर इनकम, वाई स्टैंड, हाँ जी, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर की इनकम। और फोर्थ पॉइंट क्या था, टी, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भाई किसी किसी बंदे को उसका टेस्ट आता है किसी पर, जैसे मान लो मुझे मैगी पसंद नहीं है, आपको क्या पता पसंद हो, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। या फिर अमेरिका में अगर आप साड़ी की कंपनी खोलोगे तो वो आपको, क्योंकि अमेरिका में जो गर्ल्स हैं वो साड़ी प्रेफर नहीं करती हैं, वो बात अलग है, कुछ इंडियन गर्ल्स वहां रहती है जो पहन सकती हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जनरल में क्या होगा, अगर आप वहां पे साड़ी की कंपनी खोलोगे आपकी कंपनी पिट जाएगी, फेल हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, ई फॉर एक्सपेक्टेशन, भाई फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस। एक एक करके फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भाई अब किसी वस्तु की कीमत हमने देखा, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो जाए तो उसका जो डिमांड है वो 100 से घट के 80 हो गया है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान था ये तो। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और उसकी डिमांड में किस तरीके से रिलेशन है। जैसे कि अगर मान लो माजा की कीमत 35 रुपए में जो 600 ml आता है वो बढ़ के 45 रुपए हो जाए, और स्लाइस की कीमत 35 की जगह 35 ही रहे, पहले भी 35 और अभी भी 35, तो क्या होगा, जो स्लाइस के कंज्यूमर है वो इसके पास आ जाएंगे। यानी माजा की कीमत बढ़ने से, माजा जो है इन्होंने अपनी कीमत बढ़ाई, प्राइस बढ़ाई, तो उसका फायदा स्लाइस को होगा, स्लाइस की डिमांड बढ़ जाएगी। माजा की कीमत बढ़ने से स्लाइस की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी इसके प्राइस में और इसके डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है। एक तरफ इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड बढ़ जा रहा है। लोग पहले अगर मान लो 100 लोग खरीदते थे तो अब 200 लोग खरीदने लगे हैं, क्योंकि माजा के कस्टमर भी शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे। तो यानी इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जब माजा की कीमत बढ़ेगी तो स्लाइस की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल जब आप देखोगे ना तो आप इसको समझोगे कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है जी। दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और उनकी क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, आपको याद भी होगा, मैं एक बार आपको एग्जांपल से बता भी देता हूं। तो एक बार हम कार और पेट्रोल का, जैसे मान लीजिए अभी अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है इसमें पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, कार की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे चलो भाई मैं फिलहाल मेट्रो से ट्रेवल कर लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लूंगा। तो कहने का मतलब अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एक तरफ तो प्राइस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कार की डिमांड कम हो रही है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे जो संबंध है वो विपरीत है ना, क्योंकि देखो एक तो आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बढ़ रहा है, और उसकी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कार की डिमांड में कमी आ जा रही, तो ये देखो इसके बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, राइट। तो ये भी हाँ जी, तो इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किस तरीके से मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं। तीसरा है कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ध्यान से सुनना मेरी बात, तो यहाँ भी दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक घटिया वस्तु है, एक सामान्य वस्तु है। यानी नॉर्मल गुड्स की डिमांड तो बढ़ जाएगी, जैसे मान लो हम ब्रांडेड शूज पहन रहे हैं या फिर ब्रांडेड अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इनकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। मान लो पहले हमारी सैलरी 20,000 थी, अब हम किसी कंपनी में मैनेजर बन गए, हमारी सैलरी 50,000 हो गई, तो अब हम ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड ज्यादा करेंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई हमें एक अच्छा, भाई कंपनी में मैनेजर बने हो तो आपको एक अपना आउटफिट भी मेंटेन करना पड़ेगा, कपड़ा आपको अच्छा वियर करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग निकलना पड़ेगा।
जबकि जो इंफीरियर गुड्स पहले, जब मान लो कि हम रोड से ही उठा के, कोई रोड नहीं, जो बाजार लगता है ना संडे मार्केट वगैरह, वहां से उठा के हम मतलब कपड़े ले आए, तो उस तरह के जो गुड्स है उसका हम डिमांड बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो इस तरह से कंज्यूमर की इनकम जैसे ही बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपने देखा था कि टेस्ट, अगर मान लो कि अमेरिका में साड़ी की डिमांड नहीं होगी, यानी कि वहां पे लोग साड़ी प्रीफर नहीं करते हैं, कुछ लोगों को मैगी पसंद होती है, कुछ देशों में मैगी भी छोड़ो, बर्गर, कुछ लोगों को ना चिकन बर्गर पसंद होता है, या फिर मटन बर्गर, या फिर पोर्क या बीफ बर्गर। इंडिया में तो बीफ वगैरह खाना अलाउ ही नहीं है, बहुत गलत माना जाता है हिंदू धर्म में, या फिर पोर्क भी खाना अलाउ नहीं है। तो इंडिया में इस तरह का बर्गर फेल हो गया था, जब शुरू में मैकडोनल्ड कंपनी आई थी ना, इसलिए फेल हो गई थी इंडिया में, क्योंकि उन्होंने नॉन वेजिटेरियन बर्गर, बाद में फिर सबसे पहले इंडिया में आलू मैक जो है ना, यानी पेटीज जो बर्गर है उसमें आलू डालना, ये सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ। क्योंकि विदेश में तो लोग मीट बहुत खाते हैं, बीफ और ये पोर्क और ये पता नहीं क्या क्या मीट है, मुझे सबके नाम भी नहीं पता, चिकन और मटन तो हम सबको पता भी है, या फिश। तो ये तो डाल के वो बर्गर में खाते थे फॉरेन वाले, और फॉरेन वाले तो ये सब भी खाते हैं। इंडिया में जब ये सब चीजें आई तो फेल हो गई, क्योंकि इंडिया के लोग ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन थे, तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने आलू बर्गर वगैरह लॉन्च किया और धीरे धीरे इन्होंने मार्केट पकड़ा। एक्सपेक्टेशन भी मैंने आपको समझाया था। मान लो कि अभी अभी मान लो आपके फादर एक फैमिली टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, बढ़िया सी एक सोनी की टीवी जो 60,000 रुपए का है, लेकिन उनको पता है कि यार 2 महीने बाद तो दिवाली आ रहा है। अभी फिलहाल हमारे पास तो 32 इंच का टीवी है ही, लेकिन वो ना 60 इंच या 80 इंच वाला टीवी लाना चाह रहे हैं, बड़ा सा 60,000 या 1 लाख की टीवी, बढ़िया सी सोनी की 1 लाख की टीवी, फैमिली टीवी लेकर आना चाह रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि दिवाली पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ऑफर आता है। दिवाली पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ऑफर आता है, यानी दिवाली पे क्या होगा, टीवी के दाम सस्ते हो जाएंगे। तो आपको कंज्यूमर को क्या है एक्सपेक्टेशन? कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में टीवी के जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे, टीवी के प्राइस कम हो जाएंगे। तो यानी फिलहाल डिमांड कम हो जाएगी, फिलहाल टीवी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, अगर दिवाली से 1 महीने या 15 दिन पहले का सीजन है तो। और क्या होगा, फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर में क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि वस्तु की डिमांड कीमत कम होगी, तो दिवाली जब आएगी तो टीवी की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। यानी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की, उससे डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। और एक नमक वाला बड़ा फेमस एग्जांपल है। एक बार क्या हुआ, हल्ला हुआ कि मार्केट में कि नमक की कीमतें कल से बढ़ जाएंगी। कल से नमक जो 20 रुपए किलो मिल रहा है, वो 2018 में शायद एक ऐसा हल्ला हुआ था। उस समय नमक शायद 19 रुपए का आता था, टाटा नमक, अब तो शायद 21 का आता है। और हल्ला हुआ कि नमक 50 रुपए किलो हो गया, नमक 50 रुपए किलो। मेरे पापा ने भी बोला जाके 2 पैकेट नमक ले आओ। यानी अचानक ही लोगों ने ना स्टॉकिंग करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, फ्यूचर में किसी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ जाएंगे, तो फिलहाल उसकी वो डिमांड क्या करता है, डिमांड वो बढ़ा देता है। तो वो चाहता है अभी खरीदने ताकि हमें महंगा ना खरीदना पड़े, है ना। तो ये आपका, आपने देखा ये जो पॉइंट है ये सभी मार्केट को अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड को। इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मैंने समझा दिया, फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई फॉर एक्सपेक्टेशन। अब इसको 2 भागों में बांट लो, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये। इसको तो बोलते हैं प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु का। मान लो आपको जूते खरीदने हैं तो जूते का प्राइस, आपको अगर शर्ट खरीदना है तो शर्ट का प्राइस, आपको अगर मैंगो खरीदना है तो मैंगो का प्राइस। और ये जो है ना पी आर वाई टी ई, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। तो इस तरीके से हमें देखना है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो अगला टॉपिक है इसी पे बेस्ड है, तो ध्यान से देखना। हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो प्राइस, और बाकी जो फैक्टर्स है उसको बोलेंगे अदर फैक्टर्स। अब इससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को, अगला जो टॉपिक है उसको बड़े प्यार से समझेंगे, और आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको आज ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड
चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस। ये टॉपिक आपने पहले भी कई बार किया होगा, पर फिर मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसको और एक नाम से जानते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। यानी डिमांड कर्व पे सिर्फ मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड आ जाओ, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अच्छा इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट। अब जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन या एक्सपेंशन एक ही बात है, इन डिमांड। और इसका जो दूसरा टाइप है ये अपवर्ड मूवमेंट। ये अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब ये इसका रीजन समझ जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं रीजन बताता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। इस तरह इस साइड है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो टाइप का होता है, पहला है अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। और डाउनवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, दूसरा टाइप है डाउनवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो अब इसका रीजन पहले पकड़ते हैं, ये हमने पूरा काफी डिटेल में समझ लिया, इसका पहले रीजन पकड़ते हैं। इसका रीजन क्या है, एक बार जल्दी से मेरे साथ देखिएगा, इसका मैं अब रीजन बताऊंगा। पहला है हमारा टाइप, ध्यान से देखना है इसको दोबारा से। ठीक है, पहला जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा है चेंज इन डिमांड। ये किसकी वजह से होता है, बस ये पकड़ लो ना, एक लाइन बस। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, पक्ष परिटे पी एक्स पी आर वाई टी ई। तो इसको क्या बोला था हमने, इसको बोला था अदर फैक्टर्स जी। और इसको क्या बोला था, इसको बोला था प्राइस। तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ना, प्राइस की वजह से होता है। ओके, पी एक्स प्राइस की वजह से होता है। और ये जो होता है ना चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, ये चेंज इन डिमांड होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या, अदर फैक्टर्स लाइक पी आर, लाइक वाई, लाइक पी, लाइक ई। यहाँ पे प्राइस क्या होता है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है। बस इतना सा खेल समझ जाओ, आपको पूरा कहानी समझ में आ जाए। यानी ये मूवमेंट किस लिए हुआ होगा, प्राइस की वजह से हुआ होगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी एक्स पी आर वाई टी और ई, ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यानी प्राइस में चेंज की वजह से ये पूरा मूवमेंट हुआ।
या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब चेंज इन प्राइस जो है दो तरह से हो सकता है, या तो प्राइस घटेगा और या तो प्राइस बढ़ेगा। तो जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा ना तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस घटेगा तो उससे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और इससे मार्केट में डिमांड क्या होगी, एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा डिमांड में। और अपवर्ड मूवमेंट क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिमांड कम हो जाएगा। और जब डिमांड कम होता है तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। आधा घंटा, 9:30। तो डाउनवर्ड मूवमेंट का एक बार हम फटाफट डायग्राम बना के देखें, देखना। जी। यहाँ पे डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आएगा, देखना ध्यान से। हाँ जी, एक्स एक्सिस पे क्या बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी रखते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस रखते हैं। अब मान लो कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो लोग उसकी 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। अब जब कीमत बढ़ के 6 रुपए हो गई तो डिमांड घटा के इन्होंने 80 यूनिट्स कर दिया। तो क्या हो रहा है, अब डिमांड कर्व आपका एक ही है, देखो पहले भी यहाँ से हमने डिमांड कर्व सेम बना था। दिया दोनों पॉइंट से मिला के। हाँ जी। जी। अब सिर्फ ये क्या है, अब क्योंकि पहले क्या हो रहा है, मैं उल्टा बोल गया, एक सेकंड, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। पहले कीमत 6 रुपए थी तो डिमांड 80 था। अब कीमत कम हो रही है क्योंकि पहले मैं एक्सटेंशन समझा रहा हूँ, ये वाला है ना, इसके नीचे जी। का। जी। तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होगा। पहले प्राइस था 6 रुपए, अब प्राइस घट के 5 रुपए हो गया है। तो जब 6 रुपए प्राइस था तो आप मात्र 80 वस्तुएं खरीद रहे थे, 80 यूनिट्स बिक रहा था उसका। जैसे ही उसने कीमत कम कर दी तो उसकी उसकी डिमांड बढ़ के 100 यूनिट्स हो गई। तो यानी जो कॉन्ट्रेक्शन है वो किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ हो रहा है। नीचे क्यों, की तरफ क्योंकि डाउनवर्ड पहले शिफ्ट। सिर्फ इतनी डिमांड, हाँ जी, पहले सिर्फ इतनी डिमांड थी, अब जी। कितनी डिमांड है, अब इतनी डिमांड हो गई है। इतनी यानी डिमांड हो 80 गई। से बढ़ी है ना, हाँ 80 से जी। बढ़ गई है। इसीलिए जो शिफ्ट है वो शिफ्ट आप देखोगे डाउनवर्ड शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट हो रहा है जिस तरह से हमारा डिमांड कर्व होता है। और इसका भी डायग्राम देख लो, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में। अब दूसरा जो मैं करा रहा हूं इधर, ये क्या है, ये है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड क्यों हो रहा है, ये हो रहा है प्राइस बढ़ने के कारण। अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे वस्तु की प्राइस प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, प्राइस जरूर ही इंक्रीज हुआ होगा। प्राइस इंक्रीज होने से, एक बार डायग्राम देखो मेरे साथ, इसी कहानी को दोबारा समझते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। अब मैं मानता हूं कि पहले जो है कीमत रही होगी 5 रुपए, तो उसकी डिमांड कितनी हो रही थी, 100 यूनिट्स की। अब कीमत बढ़ के मान लो 7 रुपए हो गई, तो डिमांड तो पहले से कम होगा ना। जी। तो जो डिमांड कर्व है वो, ये रहा हमारा डिमांड कर्व। और पहले डिमांड कितनी थी, पहले 100 था, यहाँ पे 100 डिमांड था ना, इस लाइन जी। को देखो तो। अब डिमांड कितनी हो गई, अब डिमांड घट के मान लो कम होके 70 हो गई। तो यानी जो मूवमेंट है वो किस तरफ होगा, मूवमेंट तो ऊपर की तरफ ही होगा। अपवर्ड। हाँ शायद जी। आपको समझ में आ गया होगा। जी। एम आई क्लियर? हाँ जी। वेरी गुड। अब हम राइट साइड आते हैं। राइट साइड जो भी कॉन्सेप्ट है ना पूरा, ये अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्या ये प्राइस की वजह से हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। पी एक्स पी आर वाई टी ई। तो वाई। ये प्राइस की वजह से नहीं होता, यहाँ प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, जी। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये अदर फैक्टर्स की, मान लो कंज्यूमर की, सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, डिमांड बढ़ रही होगी। या कंज्यूमर की इनकम कम हो गई होगी तो डिमांड घट रही होगी। कंज्यूमर का टेस्ट मतलब बदल गया होगा, पहले वो वेजिटेरियन था अब वो नॉन वेजिटेरियन हो गया, तो उसको जो है मांस पसंद आ रहा है, अब उसको चिकन पसंद आ रहा है, मटन पसंद आ रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल लेके हम इसको अच्छे से समझते हैं।
हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसका दोनों टाइप कराता हूँ, एक तो इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। जो इंक्रीज इन डिमांड है ना, इंक्रीज इन डिमांड, इसको अपवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं या राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट। और जो आपका डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड है, ये डिक्रीज इन डिमांड क्यों हो रहा है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट। क्यों हो रहा है ये तो हमने देख लिया, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस स्थिर है अदर फैक्टर्स की वजह, इसकी वजह से हो रहा है, और यहाँ पे प्राइस फिक्स है इसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। अब हम इसको देखेंगे डायग्राम्स की हेल्प से। हाँ जी, अब मान लीजिए एप्पल्स की कीमत, एप्पल की कीमत 100 रुपीज है सपोज, प्राइस इधर क्वांटिटी, एप्पल की कीमत 100 रुपीज है, नहीं 100 नहीं, अभी तो शुरू में सीजन है, मान लो अभी एप्पल का, अभी 50 रुपए कीमत है एप्पल का, चलो 100 ही मान लो, कुछ भी मान लो 50 रुपए सेब है, तो आपके घर में हर वीक जो है ना 10 किलो सेब आता है। अब सेब की कीमत बढ़ के 120 रुपए किलो हो गई है, लेकिन फिर भी आपके घर में जो है 10 किलो सेब आ रहा है, या 12 किलो सेब आ रहा है, 10 किलो भी छोड़ो 12 किलो सेब आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई, प्राइस में चेंज आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब कनिष्का की जो इनकम थी पहले वो किसी कॉलेज में पढ़ा रही थी और वहां मात्र उसको 25,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, अब उसको एक अच्छे कॉलेज में जॉब लग गई और उसकी सैलरी 60,000 रुपए हो गई। तो यानी कि प्राइस में भले चेंज हो, लेकिन प्राइस में चेंज से कोई, यहाँ पे प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे डिमांड क्यों बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की क्या बढ़ गई है, इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, यानी जो डिमांड कर रहे वो शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से। देखना, इसी को मैं अपने डायग्राम पे दिखाना चाहूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आता है और वाई एक्सिस पे प्राइस आता है। अब प्राइस मैंने कहा कि जो है, अच्छा एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कमी कर दी, यहाँ में प्राइस को छेड़छाड़ करना ही नहीं था, 50 और 50 दोनों मानना था, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने जो है ना, आपने सेब की कीमत, सेब पहले आपके घर में 10 किलो आता था एक सप्ताह में, अभी आप 20 किलो मंगा रहे हो, आप बोल रहे हो सब लोग सेब खाओ और सब लोग तंदूर, मान लो आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, काफी लोग रहते हैं, तो आपको पता है कि सेब खाने से हमारे हेल्थ अच्छा रहता है, हमारे हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, तो यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी 50 था अभी भी 50 है, लेकिन पहले डिमांड कितनी थी आपके घर में, सेब की डिमांड कितनी थी, मात्र 10 किलो थी। अब क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, तो अब जो डिमांड है वो बढ़ के कितनी हो गई है, अब डिमांड बढ़ के 20 किलो हो गई है। तो यानी पहले जो डिमांड कर्व था वो ये था, अब डिमांड कर्व बढ़ के राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है या अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो यानी यहाँ पे डिमांड कर्व अपनी जगह सिर्फ मूवमेंट नहीं कर रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अपनी जगह से डिमांड का शिफ्ट हो जाना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड में, वहां भी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस में तो चेंज आएगा ही नहीं, यहाँ पे प्राइस फिक्स रहता है। ये चीज मैं बोलना भूल गया था और मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया केवल, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। एक बार टेबल में चेंज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो टेबल था ना, इसमें प्राइस में हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे टेबल बना रहा, एक तरफ प्राइस है दूसरी तरफ डिमांड है। पहले भी सेब की कीमत 50 रुपए, लेकिन आपके घर में सिर्फ 10 किलो सेब आता है पर वीक या पर मंथ। अभी आपकी कीमत, सेब की कीमत तो अभी भी 50 रुपए ही है, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपने बोला भाई अब हर वीक जो है हम सेब ज्यादा खाएंगे और हम डॉक्टर से दूर रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना एक एप्पल रोज खाने से हम डॉक्टर से दूर रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। और वैसे भी आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, तो सभी को चाहिए न्यूट्रिशन और अच्छा हेल्थ, इस तरीके से हमने इसको समझा। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकती हैं। वैसे बस मेरे पास अब 2 मिनट में आपका और ले सकता हूँ, 8 मिनट तक।
कोई डाउट है यहाँ तक कनिष्का?